हेलो पीपल, मेरा नाम अनुराग है और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 पार्ट 1। फर्स्ट चैप्टर का नाम है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ये कोट है जो मैं आगे बढ़ने से पहले पढ़ना चाहूँगा। ये कोट शो करता है इंडिया की इम्पोर्टेंस हमारी कॉलोनियल पावर के लिए जो थी ब्रिटिश किंगडम। इंडिया इज़ द पिवट ऑफ आवर एम्पायर। इफ़ द एम्पायर लूज एनी अदर पार्ट ऑफ इट dominion we can survive, but if we lose India, the sun of our empire will have set. Victor Alexander Bruce, the Viceroy of British India in 1894। ये दो ऑब्जेक्टिव्स जो हम कवर करने वाले हैं, ये ऑब्जेक्टिव्स पूरी तरह से एनसीईआरटी को शो कर रहे हैं। आई मीन एनसीईआरटी के सिलेबस को कवर करेंगे। हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है बिकम फेमिलियर विद द स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी 1947, द ईयर ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस। एंड सेकंड इज अंडरस्टैंडिंग द फैक्टर्स दैट लेड टू द अंडर डेवलपमेंट एंड स्टैग्नेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि आखिर हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट क्यों है कि हम अपनी एंशियंट इकोनॉमी के बारे में पढ़ रहे हैं जो हमारी पास्ट की इकोनॉमी है। एक्चुअली मैं एक एनालॉजी यूज़ करना चाहूँगा। फॉर एनी इंफ्रास्ट्रक्चर और फॉर एनी हाउस यू नो दैट यू नीड टू हैव अ गुड फाउंडेशन। इन सेम मैनर फॉर एनी गुड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर और फ्रेमवर्क ऑफ अ नेशन यू नीड टू हैव अ गुड इकोनॉमिक फाउंडेशन। आप जब आगे इकोनॉमिक के क्या कहते हैं आगे चैप्टर्स में पढ़ोगे तो उसमें इंडियन इकोनॉमी की एक तरह से जर्नी बताई गई है और उस जर्नी को समझने के लिए कि आखिर वो पॉलिसीज़ क्यों इम्प्लीमेंट हुई और आखिर जो आउटकम थे वो वैसे ही क्यों थे, हमें इकोनॉमिक फाउंडेशन समझना होगा जो कि हमारे कॉलोनियल पावर से जुड़ा हुआ है। आई मीन कॉलोनियल रूल से जुड़ा हुआ है। आप लोगों को पता होगा कि रीज़न फॉर अराइवल ऑफ यूरोपियन पावर, हमारे यहाँ यूरोपियन पावर क्या कहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वास्को द गामा आए थे 1498 में। उसके बाद फ्रेंच आए, डच आए, स्पेनिश आए, इंग्लिश आए। तो इनके सोल पर्पज़ था, जो इनिशियल पर्पज़ था वो था ट्रेड। जब ये आए थे तो इन्होंने कहा था कि हम सिर्फ ट्रेड करेंगे। ट्रेड करने के बाद इन्होंने हमारी कंट्री की कंडीशन देखी क्योंकि हमारे पास उस टाइम पे यूनिटी नहीं थी। एक तरह से आज एक जो भी हमारा कंट्री है यूनाइटेड इंडिया है वो नहीं था। तो उन्होंने कंट्री को धीरे धीरे कॉलोनी बनाना शुरू किया और उसके बाद आपको पता है कि दुगना लगान आपको देना होगा। आई होप लगान सबने देखी हो कि। तो जर्नी स्टार्ट होती है सर विलियम हॉकिंस से। ही वॉज द ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इससे पहले एक और महाशय आए थे मिडन हॉल, बट हम उनके बारे में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो एक सेल्फ स्टाइल एम्बेसडर थे तो उनकी वहाँ उनकी रेलेवेंसी ज़्यादा नहीं है। तो सर विलियम हॉकिंस was representative of English East India Company, notable for being the commander of Hector. Hector was the first company ship to anchor at Surat in India on 24th August 1608. Hawkins traveled to Agra to negotiate consent for a factory from Emperor Jahangir. Again आप देखोगे कि यहाँ पे ये ट्रेड की ही बात कर रहे हैं। Okay, and 7 years later, British got royal order to establish a factory at Surat under the leadership of Sir Thomas Roe, ambassador of James I। तो 7 साल लग गए इनको पहला फरमान लेने में, अपनी फैक्ट्री को स्टैब्लिश करने के लिए। नाउ आगे जाने से पहले मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट पार्ट एक्सप्लेन करना चाहूँगा ट्रेड का, जो कि हमारे लिए रेलेवेंट है अपकमिंग स्लाइड्स में। ट्रेड के दो मेजर एस्पेक्ट होते हैं। आपको पता होता है कि ट्रेड क्या होता है। ट्रेड इज नथिंग बट एक्सचेंज होता है, ठीक। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है। तो फॉर सम वैल्यू लाइक एक्सचेंज ऑफ गुड्स सर्विसेज फॉर मनी, ठीक, जो हमारे मॉडर्न ट्रेड है। एंशियंट ट्रेड हम बार्टर करते थे कि एक्सचेंज ऑफ वन गुड्स फॉर अनदर गुड्स। तो ट्रेड के दो पार्ट होते हैं। पहला होता है एक्सपोर्ट, दूसरा होता है इम्पोर्ट। दो विंग्स होते हैं। एक्सपोर्ट में हमारे पास सप्लायर आता है, इम्पोर्ट में हमारे पास मार्केट होता है, ठीक। सप्लायर हमारे दो तरह के सप्लायर होते हैं। एक होता है जो कि रॉ मटेरियल सप्लाई करता है, एक होता है फाइनल गुड सप्लाई करता है। एंड मार्केट भी हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक होता है डोमेस्टिक मार्केट, ठीक, एंड एक होता है फॉरेन मार्केट। सॉरी थोड़ा ये पेन मेरा, ठीक। आई होप आप लोग समझ रहे हो कि एक होता है डोमेस्टिक मार्केट, एक होता है फॉरेन मार्केट। जो डोमेस्टिक मार्केट होता है वो इंटरनल मार्केट होता है कंट्री का। फॉरेन मार्केट होता है जब आप एक्सटर्नल मार्केट को रीच करते हो। तो जैसे फॉर इंडिया, इंडिया के लिए जो इनसाइड इंडिया मार्केट है वो फॉरेन मार्केट डोमेस्टिक मार्केट है, बट फॉर यूएस इट इज़ एन एक्सटर्नल मार्केट और फॉरेन मार्केट। ट्रेड के जो एस्पेक्ट हैं हम इंडिया के, हम उसको दो पार्ट में डिवाइड किए हैं।
पहला पार्ट है प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड सेकंड पार्ट है पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन। प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन में आप देखोगे इंडिया का रोल डिफरेंट था, पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया का रोल डिफरेंट था। प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया वॉज एक्टिंग एज ए सप्लायर, इंग्लैंड वॉज एक्टिंग एज ए मार्केट। पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया बिकेम market, supplier raw material, and British become supplier. अब हम यहाँ पे एक और चीज़ देखेंगे कि पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन हाउ ब्रिटिश सबड्यू आवर ट्रेड सिस्टम। आई मीन हमारे कंट्री का एक इंटरनल ट्रेड सिस्टम भी था, इसको हमारे ब्रिटिश ने कैसे जियोपर्टाइज किया। इंडिया यूज टू, आई मीन जब ब्रिटिश ने हमारे ऊपर एक तरह से एक डोमिनियन इस्टेब्लिश कर लिया तो हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल को चीप प्राइसेस पे ब्रिटेन भेजते थे, ठीक, और ब्रिटेन से फिनिश गुड इंडिया आता था। आपको पता होगा कि पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइम पे क्या हुआ था कि इंडस्ट्रीज आई थी। जब इंडस्ट्रीज आई थी तो प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो गई थी। प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुई मतलब आपको पता है कि जब इंडस्ट्री ऑटोमेशन होता है तो प्रोडक्शन इंक्रीज़ होती है तो प्राइसेस चीप होते हैं। बट जो ये प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुई इसके लिए दे नीडेड मार्केट, तो इसलिए पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन India acted as market. So as we have already seen that इंडिया से ब्रिटिश चीप रॉ मटेरियल सप्लाई करते थे अपने इंडस्ट्रीज को जो ब्रिटेन में थी, और वहाँ से वो फिनिश गुड इंडिया को सप्लाई करते थे। एट द सेम टाइम एट पैरेलल ये इंडिया से इंडिया के जो भी एक्सपोर्ट्स होते थे उस पर हैवी टैक्सेस इम्पोज करते थे। तो आपने जैसे देखा कि पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया वॉज एक्टिंग एज ए मार्केट, तो ब्रिटिश को सप्लाई चाहिए था इंडस्ट्रीज़ को अपनी रन करने के लिए। तो हुआ यूँ कि इंडिया बिकेम सप्लायर एंड ब्रिटिश यहाँ से चीप रॉ मटेरियल की सप्लाई ब्रिटेन भेजते थे, वहाँ से फिनिश गुड वो इंडिया भेजते थे। एट द सेम टाइम पैरेलल में वो इंडिया से जो भी गुड्स क्या कहते हैं ब्रिटेन को जाते थे, एक्सपोर्ट किए जाते थे, उस पर वो हैवी टैक्सेस इम्पोज करते थे। एंड जो ब्रिटेन से इंडिया गुड्स आते थे वो क्योंकि सस्ते होते थे इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से। तो आप ये देख रहे हो कि एक तरफ इन्होंने अपना हमारा इंटरनल मार्केट डिस्ट्रॉय किया। इंटरनल मार्केट डिस्ट्रॉय कैसे किया, इन्होंने अपनी चीप गुड्स वहाँ से यहाँ पे भेजना शुरू किए, और ठीक ये चीप गुड्स ने जो डोमेस्टिक मार्केट में कंपटीशन था उसको इंक्रीज़ किया। एट द सेम टाइम जो एक्सपोर्ट था इंडिया का उसको उन्होंने जेपर्डाइज किया बाय इम्पोजिंग पेनल्टी इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस, कोटाज, टैरिफ। हम आगे देखेंगे कि ये कोटाज एंड टैरिफ होती क्या है। तो इस रिलेशनशिप का आउटकम क्या था, एज यू कैन estimate that British was the winner, Britain was the winner, and India was the loser. Let's see. Of course, there was an exploitation of Indian territory, Indian people. There was a great benefit to the Britain and British people. Okay. Indian industry was destroyed in phased manner, profitable for British manufacturer, क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, नई इंडस्ट्रीज आई थी, तो उनको सप्लाई, उनको क्या कहते हैं, रॉ मटेरियल भी मिल जा रहा था इंडिया से, और यहाँ इंडिया को एज ए मार्केट भी मिल गया था उनको। तो उनको आई मीन ये दो चीज़ें होती हैं जो कि एक सक्सेसफुल नेशन को चाहिए होती हैं, और उनको ये दोनों चीज़ें इंडिया से मिल गई। एंड ब्रिटिश प्रॉस्पेरिटी रिलेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। नाउ लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द कॉलोनियल रूल। जब ब्रिटिश अराइव नहीं किए थे तो उससे पहले हमारे तीन मेजर सेक्टर होते हैं, आप लोगों को पता होगा। पहला सेक्टर होता है हमारा प्राइमरी सेक्टर जिसे बोलते हैं, जो कि हमारा एग्रीकल्चर होता है। दूसरा होता है सेकेंडरी, जो कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग होता है। एंड थर्ड होता है टर्शियरी सेक्टर, ठीक, जो कि हमारा सर्विसेज आते हैं, सर्विसेज एंड सॉफ्टवेयर। तो लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द कॉलोनियल रूल। पहले हमारे जो मेजोरिटी पीपल थी, मेजर पॉपुलेशन थी, मोर देन 90%, वो एग्रीकल्चर में लगी हुई थी। उसके अलावा हमारे पास क्या कहते हैं, वी हैड अ वेरी गुड हैंडलूम टेक्सटाइल इंडस्ट्री। हमारी मैनुफैक्चरिंग इंडस्ट्री वॉज वर्किंग फाइन। It was not very automated compared to the West, but it was serving the purpose. Okay, we used to have ships, so you can understand that we have a shipping industry. Precious gems and stones की हमारे import export होते थे, and last but not least and most important, spices. हुआ यूँ कि जब वो ट्रेडिंग के लिए आए थे तो ये चीज़ें
स्पाइसेस, जेम्स मैन्युफैक्चरिंग वो वॉज देयर प्रायोरिटी, हैंडलूम इंडस्ट्री। बट जब वो यहाँ पे कॉलोनी बन गए तो दे गेन द मोस्ट बेनिफिट फ्रॉम द एग्रीकल्चर सेक्टर। आफ्टर ब्रिटिश रूल क्या हुआ कि एग्रीकल्चर वॉज डिस्ट्रॉयड। इट वॉज नॉट डिस्ट्रॉयड इन लिटरल टर्म बट दे इम्पोज्ड हाई टैक्सेस। ओके, एंड जो टैक्स से वेल्थ जाता था, क्या कहते हैं, वो इंग्लैंड जाता था। आपको पता है जो हमारे इंडियन गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेती है वो हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन एंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वहाँ पे इन्वेस्ट करती फॉर पब्लिक कन्वीनियंस। बट यहाँ पे ऐसा नहीं था, यहाँ पे इंग्लिश कन्वीनियंस की बात कर रहे थे लोग। फार्मर्स पोस्ट आउट ऑफ दिस लैंड्स एक्सप्लॉयटेटिव कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो। इंडिगो के साथ आप लोगों को आई होप पता हो प्रॉब्लम क्या थी। इंडिगो क्या था कि जब आपने ये फोर्स कर रहे थे, इंडिगो से डाई बनता था, तो इन्होंने फोर्स किया पहले कि आप इंडिगो उगाओ हमारे फार्मर्स को। इंडिगो से दिक्कत की थी कि इंडिगो हमारे लैंड को बैरन कर देता था। जब हमारे लैंड को बैरन कर दिया तो वहाँ पे सिर्फ इंडिगो ही उग सकता था और कुछ नहीं उग सकता था। बट क्या हुआ कि कुछ टाइम बाद सिंथेटिक डाई आ गई। तो जब सिंथेटिक डाई आई तो इन्होंने वो चीप पड़ती थी, तो इन्होंने ब्रिटिशर्स ने इसको ऑप्ट किया और इंडिगो जो यहाँ पे इंडिगो फोर्स करते थे इसको मना कर दिया। इससे क्या दिक्कत हुई कि ये फार्मर्स सिर्फ इंडिगो उगा सकता था और उसके लिए भी उसके पास कोई डिमांड नहीं था। तो आप समझ सकते हो कि किस स्टेज में रहा होगा। एंड दिस इज़ हाउ दे डिस्ट्रॉयड द एग्रीकल्चर फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया। ओके, कंट्रीब्यूशन के तौर पे दे हैपन, उन्होंने एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में इरिगेशन फैसिलिटी इंट्रोड्यूस की थी, बट वो भी अपने कन्वीनियंस के लिए, हमारे कन्वीनियंस के लिए। सेकंड था मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। आपको पता होगा कि ब्रिटेन में उस टाइम पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चल रहा था, बट इंडिया में इसका कहीं दूर तक नाम निशान नहीं था। और इसलिए इंडिया में इंडस्ट्रीज लेट 19th सेंचुरी में पनपना शुरू हुई। हैंडलूम इंडस्ट्री हमने देखा ऑलरेडी कैसे उन्होंने डिस्ट्रॉय किया। टैक्स फ्री एंड चीप प्रोडक्ट एंड रिसोर्सेज प्रोक्यूर्ड फ्रॉम द इंडियन सेलर्स एंड सोल्ड एट हायर प्राइसेस इन ब्रिटिश मार्केट। इट वाज इनिशियली प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले की बात है। पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्योंकि इंडस्ट्री से प्रोडक्ट आते थे तो क्या कहते हैं वो सस्ते होते थे, यहाँ से चीप रिसोर्सेज वो ब्रिटिश वहाँ पे भेजते थे। इंडिया से ब्रिटेन जाता था, वहाँ से चीप गुड्स यहाँ पे आते थे। डोमेस्टिक इंडस्ट्री तो बर्बाद हुई और यहाँ से जो एक्सपोर्ट होते थे उस पर वो पेनल्टी इम्पोज करते थे, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट भी हमारा बर्बाद हुआ। कंट्रीब्यूशन के टाइम पे इन्होंने रेलवे आया। रेलवे इसलिए आया क्योंकि उनको एक मॉडर्न मोड ऑफ कन्वीनियंस चाहिए था। उनको सोल्जर्स को अपने ट्रांसपोर्ट करने में एंड रॉ मटेरियल ट्रांसपोर्ट करने में, फिनिश गुड ट्रांसपोर्ट करने में दिक्कत हो रही थी क्योंकि हमारे रोड उतने डेवलप नहीं थे। दूसरा था अराइवल ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। मॉडर्न इंडस्ट्रीज आई, तो वो भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जूट एंड कॉटन इंडस्ट्री आई। और ये जो इंडस्ट्रीज थी वो नॉर्मली वो इंडस्ट्रीज थी जो कि रॉ मटेरियल प्रिपेयर करती थी। तो ये इंडस्ट्री रॉ मटेरियल प्रिपेयर करती थी। क्या हुआ कि हमारे यहाँ से ब्रिटिश प्रीशियस मेटल्स ले गए, स्पाइसेस की तो ट्रेडिंग करते थे, और प्रीशियस जेम्स एंड स्टोन ले गए जहाँ हमारा में पायरेट्स ऑफ यूरोपियन। मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहूँगा कि एक रिसर्च किया गया था उत्साह पटनायक, उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी प्रेस में रिसर्च पब्लिश किया हुआ है। आई लाइक यू गैस टू गो एंड जस्ट लुक एट ब्रीफ ऑफ व्हाट इट रिफ्लेक्ट्स अबाउट द इंडियन इकोनॉमी एंशिएंट एंड पास्ट इन द पास्ट। तो अकॉर्डिंग टू हिम, Britain drained a total amount of nearly $45 trillion from India during the period 1765 to 1938, almost 17 times more than total annual domestic production of the United Kingdom today. तो आज की GDP के उन्होंने 17 टाइम्स जितना वेल्थ उस टाइम पे यहाँ से लूटा था। दे लिटरली लूटेड इट। एक शशि थरूर का एक वीडियो भी है इसके ऊपर, मैं चाहूँगा अगर आप सर्च करोगे यूट्यूब पे तो यू विल गेट इट। तो वो भी अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा इंडियन इकोनॉमी की कंडीशन कैसी थी। The colonial government never made any sincere attempt to estimate the India's national per capita income. जब आपको पता होता है कि आप कोई चीज़ प्रूव कर रहे हो तो आपको उसके लिए इंडिकेटर्स आप एफर्ट डालते हो, आप इंडिकेटर्स बनाते हो, आप मेथोडोलॉजी फ्रेमवर्क डिज़ाइन करते हो जिससे आप एसेस कर सको ओके ग्रोथ डेवलपमेंट। बट कॉलोनियल गवर्नमेंट ने कभी इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया वॉज जस्ट रॉ मटेरियल सप्लायर एंड अ मार्केट फॉर देम। Some individual attempts which were made to measure such incomes yielding conflicting inconsistent result because of lack of data। उस टाइम पे क्योंकि पूरी इंडिया का डेटा अवेलेबल नहीं था, तो उसकी वजह से जो भी डेटा अवेलेबल था, स्पेसिफिकली जो रूरल इंडिया था उसका डेटा तो बिल्कुल अवेलेबल नहीं था, तो जो भी डेटा अवेलेबल था उसके अकॉर्डिंग उन्होंने एक एस्टिमेशन बनाने की निकालने की कोशिश की, जो कि कॉन्फ्लिक्टिंग इनकंसिस्टेंट रिजल्ट देगा ऑब्वियस है। अमंग द नोटेबल एस्टिमेटर्स दादा भाइनारोजी, विलियम डिग्बी,
Friendly Shiraz, V.K. Rao and R.C. Desai. It was Rao whose estimate during the colonial period was considered very significant. Most studies did find that the country's growth of aggregate real output during the first half of 20th century was less than 2%. तो जो हमारा आउटपुट था दैट वाज लेस देन 2%, एंड जो हमारा इम्प्रूवमेंट था पर कैपिटा आउटपुट पर ईयर था वो दैट वाज ग्रोइंग एट mere 0.5% rate. So it was a very grim situation, as you can estimate from the data. Agriculture. Now we will go look in deep in each sector. We will start with agriculture sector. India's economy under the British colonial rule remained fundamentally agrarian. They actually profited from this agrarian society. 85% of the country's population lived mostly in the villages and derived livelihood directly or indirectly from the agriculture. Despite being this occupation of such a large population, the agriculture sector continued to experience stagnation and not infrequent but unusual deterioration. आप देख सकते हो कि 85% मैन पावर जिस सेक्टर में लगा हो, अगर वो प्रोडक्टिव ना हो तो उसके लिए आप उस सेक्टर में कितना ज़्यादा आपको पीछे होना पड़ेगा और कितना ज़्यादा आपको उस सेक्टर को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा कि वो अपनी कैपेसिटी पे वर्क ना कर पाए, आउटपुट ना दे पाए. Even though there was an increase in the area under cultivation and development of irrigation infrastructure, productivity was quite low. The stagnation in agriculture was caused mainly because of the wage system of land settlement that was introduced by the colonial government. लैंड सेटलमेंट सिस्टम जो कॉलोनियल गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था टैक्सेस कलेक्ट करने के लिए. तो इन्होंने 3 तरह के लैंड सेटलमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस किए थे, ज़मींदारी, रैयतवारी एंड मालवारी. हम ज़मींदारी सिस्टम को देखेंगे. इन्होंने लैंड सेटलमेंट सिस्टम में क्या किया था कि इन्होंने ज़मींदारी सिस्टम में इन्होंने टिलर्स जो कि फार्मर्स थे उनसे उनकी ओनरशिप छीन ली थी और उनको कहा था कि और उनको मेयर टेनेंट बना दिया था. तो वी विल लुक एट द नेक्स्ट पार्ट. हियर इज़ an information about how wealthy our India was in terms of agriculture. The French traveler Bernier described 17th century Bengal in the following way. The knowledge I have acquired of Bengal in 2 visits inclines me to believe that it is richer than Egypt. It exports in abundance cotton and silk, rice, sugar and butter. It produces amply for its own consumption. Wheat, vegetables, grain, fowls, ducks, geese. It has immense herd of pigs and flocks to sheep and goats, fish of every kind. It has profusion from Raj Mahal to the sea is an endless number of canals out in the bygone ages. From the Ganges to immense labor for navigation and irrigation. तो आप देख सकते हो कि उस टाइम पे कैनल्स भी थे, उस टाइम पे कॉटन भी था, हमारे पास वेल्थ भी था, एक तरह से सफिशिएंट था बंगाल. और ये तब की बात है 17th सेंचुरी. उस टाइम पे ब्रिटिशर्स जस्ट यहाँ पे अराइव हुए थे और दे वर टॉकिंग अबाउट ट्रेड. थैंक यू पीपल. आई होप आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया हो. अगर हाँ तो आप प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें. एंड पार्ट 2 के लिए जो इसका नेक्स्ट पार्ट है, जो कि इसके बाद सेकंड पार्ट के बाद हम सेकंड चैप्टर पे मूव करेंगे, तो उसके लिए आप ट्यून इन रहें. फील फ्री टू पोस्ट योर क्वेरी इन द कमेंट. थैंक यू.